जय हिंद बच्चों। अगर आप लोग कक्षा 9 के छात्र हैं और अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 और 26 सामाजिक विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों, आज हम लोग लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित सामाजिक विज्ञान का एक नया क्वेश्चन पेपर लाए हैं जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम में पूछा जाएगा। बच्चों, ये क्वेश्चन पेपर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पेपर है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर बच्चों आपको सभी के सभी इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर बच्चों आप लोगों ने इस क्वेश्चन पेपर की अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस कर ली तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप सभी लोगों के 70 में से 60 प्लस मार्क्स 100% आएंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन पेपर की अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस करना है। तो बच्चों, सबसे पहले आपके एग्जाम में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, वो आपको अपनी OMR शीट पर भरने होते हैं। आप जब अपनी OMR शीट को फिल करें तो एक बात हमेशा याद रखनी है, आप अपनी OMR शीट को एकदम साफ सुथरा बनाए रखें। ठीक है, क्योंकि जो आपकी OMR शीट है वो आपकी मशीन के थ्रू चेक होती है। तो बच्चों, यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पीय का, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना किसने की थी। ये बच्चों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना किसने की थी, वो की थी आपकी रूसो ने की थी। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था। जो फ्रांस की महिलाएं हैं उनको वोट डालने का अधिकार कब दिया गया था। तो कब दिया गया था, वो आपका दिया गया था 1945 को उनको अधिकार ये मिल गया था। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, मेंशेविको का नेता कौन था। तो मेंशेविको का नेता कौन था, वो था आपका जूलियस मार्टोव। कौन था, जूलियस मार्टोव। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे, जूलियस मार्टोव। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 होगा, द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम किस देश ने प्रयोग किया था। जब आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1939 से 1945 में आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो इस दौरान में मतलब किस देश ने परमाणु बम का प्रयोग कर दिया था, वो किया था आपको पता होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको हम लोग अमेरिका के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था, 1 अगस्त 1914 को प्रारंभ हो गया था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कह रहा है कि रूस की क्रांति कब आरंभ हुई थी। तो रूस की क्रांति कब आरंभ हुई थी, वो आपकी हुई थी 1917 में रूस की क्रांति आरंभ हुई थी। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है, सभी को पता है भारत उत्तरीय गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संघ के दक्षिणतम बिंदु को क्या कहा जाता है। मतलब कि जो आपका इंडिया का जो मैप है उसमें जो आपका यहाँ पर दक्षिणतम बिंदु है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसको हम लोग इंदिरा पॉइंट या इंदिरा बिंदु के नाम से जानते हैं। इसको आप याद रखेंगे, काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, सबसे उत्तरी पर्वतमाला को क्या कहा जाता है। सबसे उत्तरी मतलब कि सबसे उत्तर में आपकी पर्वतमाला कौन सी है, तो सभी को पता है हिमाद्री। कौन सी है, हिमाद्री आपकी सबसे उत्तरी पर्वतमाला है। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, कुल्लू घाटी किस राज्य में स्थित है। तो कुल्लू घाटी किस राज्य में स्थित है, वो यहाँ पर आपको बताना है। कुल्लू घाटी किस राज्य में स्थित है, काफी आसान क्वेश्चन है, आप इसका आंसर दे सकते हैं। वैसे इसका आंसर आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। इसके बाद वूलर झील किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो वूलर आपकी हो जाएगी जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी जो नदी आपकी है वो आपकी गोदावरी है। गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको साथ साथ में आप याद रखेंगे। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पर कह रहे हैं कि विश्व इतिहास का सबसे भयंकर अकाल किस देश में पड़ा था। सबसे भयंकर अकाल किस देश में पड़ा था, वो पड़ा था चीन में
पड़ा था, ठीक है, चीन में पड़ा था। इसके बाद भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? मतलब कि 26 नवंबर 1949 को। कब बनाया गया था? 1949 को अपनाया गया था। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। इसके बाद संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थीं? तो मतलब कि जब आपका देश आज़ाद हुआ था तो संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थीं? तो वो आपकी हुई थी 128 बैठकें हुई थीं। भारत में मतदान के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, पालमपुर की मुख्य उत्पादन क्रिया क्या थी? जो आपका गांव है, आपके किताब जो एनसीईआरटी जो बुक है उसमें एक में आपके पालमपुर गांव की जिक्र हुआ है, ठीक है। तो पालमपुर गांव में क्या मतलब कि उनका उद्योग था, क्या उनका उत्पादन था? वो था, आपको सभी को पता होगा, वो होगा खेती। क्या होगा? खेती। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, उत्पादन के मुख्य कारक कौन कौन से हैं? उत्पादन के मुख्य कारक कौन कौन से हैं? तो बच्चों, उत्पादन के लिए पहले आपको एक भूमि चाहिए, फिर उसमें जो काम करने वाले लोग चाहिए, फिर आपको भौतिक पूंजी लगानी पड़ेगी, उपकरण लेने पड़ेंगे। मतलब कि उत्पादन के लिए आपको इस सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रच्छन्न बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी जो आपकी है खेती में पाई जाती है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, जब आपका देश आज़ाद हो चुका था तो उसके बाद भारत की सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? तो भारत की सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? कि देश से गरीबी को दूर करना। देश से गरीबी को दूर करना, ये भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, ठीक है। ये थे बच्चों आपके 20 MCQ। बच्चों, आपका एग्जाम में टारगेट होना चाहिए कि आपके 20 आउट ऑफ 20 MCQ सही होने चाहिए। ये आपका टारगेट होना चाहिए। तो जिन बच्चों का ये टारगेट है वो बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि सर मेरा टारगेट 20 आउट ऑफ 20 है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका खंड खा है वर्णात्मक प्रश्न। क्या है? वर्णात्मक प्रश्न। तो बच्चों, यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, नेपोलियन के उदय को किस प्रकार से समझा जा सकता है? अथवा मैं आपसे कह रहे हैं कि फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन किस प्रकार से हुआ है? वैसे तो बच्चों, अगर बात करते हैं, ये दोनों ही क्वेश्चन आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप इनमें से आपको कोई एक करना है तो आपको जो भी मन है वो आप कर सकते हैं, लेकिन आप इन दोनों प्रश्नों को अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय पठार को प्राचीनतम भूभाग क्यों कहा जाता है? अथवा मैं आपसे पूछ रहे हैं पश्चिमी तटीय मैदान की आपको विशेषता बतानी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 23 कह रहा है, सार्वभौमिक वयस्कमताधिकार कब सार्वभौमिक वयस्कमताधिकार से आप क्या समझते हैं? अथवा मैं कह रहे हैं कि तानाशाही से आप क्या समझते हैं, मतलब क्या आशय है, वो यहाँ पर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मुझे आपको जितने भी यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं सारे के सारे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप इन सभी प्रश्नों को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका अर्धवार्षिक परीक्षा में एक बेहतर स्कोर आपका आएगा, ठीक है। देखो बच्चों, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, जो भी आपको क्वेश्चंस आ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं वो अपनी बुक खोलिए या फिर कॉपी खोलिए, फटाक से उसको तैयार कर लेना है, ठीक है। इसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 24 है, क्या सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना आवश्यक है? उत्तर दीजिए। अथवा में कह रहे हैं कि पालमपुर में खेतीहार मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी से कम पारिश्रमिक क्यों मिलता है, ठीक है। इसके बच्चों यहाँ पर आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, तो यहाँ पर आपको प्रत्येक प्रश्न आपका 6 नंबर का है और आपको 150 प्रश्नों में शब्दों में उत्तर देना है। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है कि बाइमर गणराज्य के समक्ष कौन कौन सी समस्याएं थीं? वर्साई की संधि के प्रमुख प्रावधानों का वर्णन कीजिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत की स्थिति एवं विस्तार का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर कह रहे हैं भारत के उत्तरी मैदान की विशेषता बताइए। जो भारत का आपका उत्तरी मैदान, जैसे आपका दिल्ली है, यूपी है, बिहार है,
ये जो आपका क्षेत्र पड़ता है, ये आपका उत्तरी मैदान है, तो यहाँ पर इसकी विशेषता बतानी है, वो यहाँ पर आपको बतानी है। ठीक है बच्चों, जब भी बच्चों आप लॉन्ग आंसर लिखें तो हमेशा याद रखें, लॉन्ग आंसर आप हमेशा हेडिंग बनाकर ही लिखें। क्या लिखें? हेडिंग बनाकर ही लॉन्ग आंसर लिखने का प्रयास करें। अगर आपने हेडिंग बनाई तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको अधिक से अधिक नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और आपकी पेजिंग भी जल्दी जल्दी भर जाती है अगर आप हेडिंग डालकर लिखते हैं, तो आपको पेज भरने की आपकी टेंशन खत्म हो जाती है। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 27 है। यहाँ पर कह रहे हैं भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख समस्याएं और उनके समाधान आपको बताना है। अथवा में कह रहे हैं कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, वो यहाँ पर आपको बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 28 है। भारत में बच्चों की शिक्षा के प्रसार हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का आपको विवरण देना है। अथवा में आपसे कह रहे हैं कि संगठित क्षेत्र में महिलाओं के लिए रोजगार वृद्धि हेतु क्या क्या उपाय किए जाते हैं, किए जा सकते हैं, वो यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपके मैपिंग के क्वेश्चन आते हैं। मैपिंग के आपके यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि भारत के रेखा मानचित्र पर आपको दर्शाना, आपको एग्जाम में 2 मैप दिए जाएंगे। ठीक है, एक आपका हिस्ट्री का दिया जाएगा, एक आपका यहाँ पर ज्योग्राफी के लिए भी दिया जाता है। कई बार ऐसा तो होता है कि दोनों ही हमारे ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आपको बात ध्यान रखनी है, आपके एग्जाम में हो सकता है एक मानचित्र दिया जाए या फिर हो सकता है आपके एग्जाम में 2 मानचित्र दिया जाए। जब हमने एग्जाम दिया था तो हमको 2 मानचित्र दिए गए थे, एक इतिहास के लिए, एक हमको भूगोल के लिए। तो कई बार ऐसा होता है कि आपके सारे के सारे क्वेश्चन भूगोल वाले ही पूछ दिए जाते हैं, क्योंकि ये आपका एग्जाम अर्धवार्षिक परीक्षा का है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपका पहला कहना है दक्कन का पठार। तो दक्कन का पठार जहाँ पर आपका मतलब कि मुंबई है, महाराष्ट्र है, ये आपका बेसिकली दक्कन का पठार कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद मालवा का पठार, कर्क रेखा का पठार, मानक मध्य रेखा, मालाबार तट, ये आपको सारी चीजें अपने मैप पर दर्शानी है। इसके बाद यहाँ पर आपको नदियां और झीलों को दर्शाना है। ताप्ती नदी, गोदावरी एंड गंगा एंड सांबर झील आपकी पड़ेगी राजस्थान में, और वूलर झील आपकी पड़ेगी ये जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारे क्लास 9th का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको सभी के सभी इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी बच्चों को जय हिंद। आप बच्चों लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि नेक्स्ट पेपर आपको किस सब्जेक्ट पर चाहिए। ठीक है, आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर।